गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू। जग रहे हो ना? खाना वाना खाया? दाल राइस सब खाया? रोटी सब्जी दाल राइस। किसी का सोने का प्लान है? श्योर? इकोनॉमिक्स बिफोर वी स्टार्ट, you all are 12th cleared or 12th appeared? Cleared. SYJC cleared. Now you guys are in FY BCom. Anyone from science background? Okay. तो आपने SYJC में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा। लवली, सुपर। स्कूल में था इकोनॉमिक्स? तो आज पहला पहला इकोनॉमिक्स है। ओके फाइन। बाकी सबने स्कूल में पढ़ा इकोनॉमिक्स की सीधा कॉलेज में आके पढ़ा? कॉलेज 11th में किया, 12th में किया, 2 साल इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ के आए हो है ना? हाँ ना, नहीं पढ़ा था तो एग्जाम कैसे दी? पास हो गए? ओके, वही तो चाहिए था ना। एट दी एंड वही टारगेट था कि सिर्फ पास होना है, हमको तो सीए बनना है। नहीं अच्छा, तो उससे पहले ही पढ़ना छोड़ दिया था? ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं पढ़ा था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है। 12th में और 11th में जो आपने इकोनॉमिक्स किया है, सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ दोज 2 years. ओके, व्हेन आई टेल यू ऑल द टॉपिक्स। अच्छा, तुमको इंस्टीट्यूट से गिफ्ट्स विफ्ट्स आई ऐसे बड़ी बड़ी बुक्स कुछ? अब तक डिलीवर नहीं हुआ? यू गॉट द बुक? यू डिड यू ओपन इट? ओके, और क्या दिखा आपको? नहीं अभी नहीं, पहले किया है बुक को ओपन? आज ही मतलब जैसे आई थी वैसे रख दी? रुको ना थोड़ा, क्या देखा? फर्स्ट चैप्टर कितने पेजेस का है वो देखा या नाम देखा? नहीं मैं बता दूंगी उसके अंदर क्या क्या है, मुझे पता है। 30 पेजेस का है फर्स्ट चैप्टर? ओ माय गॉड। और बुक भी काफी बड़ी दिख रही है, और इतनी बड़ी बुक पढ़नी है? चलेगा ना? SYJC की अगर बुक देखी थी तो इतू सी थी, है ना? वो पढ़ने में इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था ना, कि बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा था? इकोनॉमिक्स तो अपना फेवरेट है ना? हाँ, ओसी बेटर था। आई प्रॉमिस यू, बाय द टाइम वी फिनिश द सब्जेक्ट, वी फिनिश द सिलेबस, तुमको इकोनॉमिक्स से प्यार हो ही जाएगा। आई प्रॉमिस यू दैट। ओके, नाउ SYJC FYJC में क्या निकाल रहे हो बैग से? मैंने तो कुछ नहीं बोला। फीस नहीं भरी अब तक? अच्छा ओके ओके ओके। सो FYJC SYJC में ऐसे कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे। इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस, एल्फ्रेड मार्शल, पिगू, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, ऐसा कुछ सुना सुना लग रहा है? परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सुना सुना? पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मनी इज व्हाट मनी डज, ऐसा कुछ सुना 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 लग रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करेंसी छापती है, सुना है? बस वही सब है। सोशलिज्म, प्राइवेटिज्म, ऐसा कुछ सुना है? प्राइवेट सेक्टर, सोशल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, टर्चरी सेक्टर, ये सब सुना है क्या तुमने कभी? पक्का? वही सब करना है, कुछ ज्यादा नया नहीं करना है हमको। हाँ, 11th और 12th के कंपेयर में सिलेबस थोड़ा डीप में है, थोड़ा सा ज्यादा है, बट टॉपिक्स आर सिमिलर। ऑब्वियसली यार, तुम 11 12 से तुम कहाँ सीए फाउंडेशन में आ रहे हो? प्रोफेशनल एग्जाम, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, बट ज्यादा कुछ नहीं। ओके, इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का है?
पक्का? 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक आंसर करेक्ट होगा, विच यू हैव टू मार्क। नेगेटिव मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें संभाल के आंसर्स मार्क करने हैं, ठीक है? 100 मार्क्स में कितने क्वेश्चन आएंगे? 100, ओके? 100 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, नेगेटिव मार्किंग कितनी? 0.25, करेक्ट? ओके, पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हमें बड़े बड़े आंसर्स लर्न नहीं करने हैं, हमारा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। ओके, वी विल क्लियर आवर कॉन्सेप्ट्स, we will clear our diagrams so that on the basis of that we can give the answer to all the MCQs. Clear? हम यहाँ पे भी MCQs solve करेंगे, you will understand कि कैसे questions आते हैं, how is the chapter, and उसके basis पे कैसे। Now so when it comes to MCQs ना, mostly application based question ही आएंगे, यानी कि you understand the concept and then how to apply that concept, वैसे questions ही आएंगे, because तुमको directly तो ये question नहीं आ रहा है ना, explain law of demand। लॉ ऑफ डिमांड क्या है वो समझो, और उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो समझो, तो ही तुम एमसीक्यूज के आंसर दे पाओगे, जो हम इजीली कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है? ओके, सो पहले हम देख ले कितने चैप्टर्स है, क्या है यहां पे। योर इकोनॉमिक्स ऑफ सीए फाउंडेशन is divided into 10 chapters। कितनी? 10 chapters। क्या इसका मतलब यह है कि हर चैप्टर में से 10-10 मार्क का आएगा? नहीं, there are certain chapters which has more weightage than the other, तो जरूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर से 10 मार्क का आएगा। क्या इसका मतलब यह है कि हम कोई एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं? नहीं, नो, नहीं, नेवर। ओके, बिकॉज प्रोफेशनल एग्जाम्स में एक एक मार्क की कीमत होती है, हाँ, तो हम कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। अगर कुछ मुझे ऐसा लगा कि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कभी नहीं आए या कभी नहीं आएंगे, जो मुझे बहुत रेयरली लगेगा, तो मैं बोल दूंगी कि वो 2-3 लाइन तुम छोड़ दो पढ़ना, 2-3 लाइन, ओके? नॉट द एंटायर चैप्टर, नॉट द एंटायर यूनिट, नॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट। क्लियर? फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स? Business economics. So we are not studying general economics. Okay, we are studying business economics. कि business में economics कैसे? तुमको पता है ये CA फाउंडेशन जो है, okay, उसका पोर्शन recently change हुआ है, before 2-3 years. Do you know that? No? Okay, before 2-3 years, no, this economics was having only 5 chapters. ये तुम्हारा नसीब है कि तुम्हें 10 पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक है? It was having only 5 chapters. Before that, सीए फाउंडेशन को सीपीटी बोला जाता था, उस टाइम पे 10 चैप्टर थे, ओके? और इस टाइम पे इसी सब्जेक्ट का नाम जनरल इकोनॉमिक्स था, और ना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहले हम इन सारी चीजों पे जाए ना, उससे पहले मुझे ये जानना है कि मैं तो सीए बन रही हूं, ठीक है? आई एम गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रैंकर, तो ये मुझे इकोनॉमिक्स क्यों सिखाया जा रहा है? मैं तो सीए बनने जा रही हूं, मुझे तो ये सिखाना चाहिए डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। क्या? हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये है ना? हमें तो ये सिखाना चाहिए ना। हमें ये इकोनॉमिक्स क्यों सिखाया जा रहा है? डिमांड, सप्लाई, परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, मुझे क्या, क्यों? यस अभिनव, क्यों सिखाया जा रहा है इकोनॉमिक्स? बताओ। क्या समझना है? ट्रेंड्स, किस चीज के ट्रेंड्स? तो वो हमें क्यों समझना है? हमें मार्केट के ट्रेंड्स क्यों समझना है? क्यों? मुझे तो अकाउंट्स, मुझे तो ये सिखाना चाहिए ना, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनते हैं, टैक्स में चोरी कैसे होती है, यही सिखाना चाहिए ना। क्या हाँ बोल रहे हो तुम लोग? टैक्स में चोरी कैसे होती है ये सिखाना चाहिए तुमको, है? हमें तो ये सिखाना चाहिए ना कि बजट क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमसे रिलेटेड है ना। इकोनॉमिक्स हमसे क्यों रिलेटेड है? क्यों, कोई और सब्जेक्ट नहीं मिला तो ये डाल दिया? इज दैट सो?
मतलब ये तुम्हारा जो बिहेवियर है चुप रहने वाला, वो आज फर्स्ट लेक्चर है इसलिए, या तुम ऐसे ही होते हो? तुम ऐसे ही होते हो, तुम चुप ही रहते हो। यू गाइज आर गुड लिसनर्स। फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। बताओ ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट लेक्चर इसलिए तुम अच्छा बिहेव कर रहे हो शायद। नहीं? ओके, बताओ सर जी, क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ा जा रहा है? कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए क्या? वो पता नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम जिस बिल्डिंग में रहते हो बिल्डिंग का नाम पता है तुमको? उस पे भी सोच रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, सुनाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे नेबर्स कौन है पता है तुमको? तुम किस कॉलेज में जाते हो पता है तुमको? तुम्हारे टीचर्स का नाम? कुछ कुछ का पता होगा शायद, कुछ कुछ का नहीं पता होगा तुमको। फ्रेंड्स के नाम, डैश डैश के नाम, किसका किसके साथ क्या कनेक्शन है सब पता है तुमको। तुम्हारे कनेक्शंस पता है तुमको? क्यों पता है? मम्मी पापा पता है? मम्मी पापा कौन है, उनका नाम क्या है, वो क्या करते हैं, तुम कौन से फ्रूट, ये सारी चीजें तुमको क्यों पता है? बताओ जल्दी। पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए पता है? बिकॉज ये सारी चीजें ना तुम्हारा एनवायरमेंट है, ये सारी चीजें तुमसे रिलेटेड है। भगवान ना करे जिस बिल्डिंग में तुम रह रहे हो कल वो बिल्डिंग गिर जाए, तो क्या तुमको फर्क पड़ेगा? क्या तुमको फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तुमसे रिलेटेड है। सेम वे फ्यूचर में जिस इकोनॉमी में जाके तुम सर्विस देने वाले हो, जिस इकोनॉमी के सीए तुम बन रहे हो, जिस इकोनॉमी के टैक्स रिलेटेड चीजें तुम करने वाले हो, उस इकोनॉमी के बारे में तुम्हें पता होना जरूरी है। उस इकोनॉमी का इकोनॉमिक्स तुम्हें पता होना चाहिए। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, इफ यू नो। 11th में पढ़ाया था क्या मैम? आप 11th की बात कर रहे हो? कल नारायण सर ने क्या पढ़ाया हमको वो भी नहीं पता है, याद नहीं आया हमको। आप कहाँ 11th की बात कर रहे हो, है ना? बता दूंगी मैं, ठीक है? सो इन शॉर्ट, हम जिस इकोनॉमी में रह रहे हैं उस इकोनॉमी के बजट, उस इकोनॉमी के इन्फ्लेशन, उसकी फिस्कल पॉलिसी, उसका पब्लिक फाइनेंस, उस इकोनॉमी में लोग कैसे हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा है, प्रोडक्शन कैसे होता है, कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, ये सारी चीज हमें पता होनी चाहिए बिकॉज दिस थिंग्स रिलेट टू अस एंड दैट इज वाई ये सब्जेक्ट ऐड किया गया है। बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई सब्जेक्ट नहीं मिला और इकोनॉमिक्स डाल दिया, ऐसा नहीं है। वी शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ दिस एंड दैट इज वाई आईपीसी से इकोनॉमिक्स को हटा दिया गया है बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू बी अ सी एंड यू शुड हैव ओनली बेसिक नॉलेज अबाउट इट एंड नॉट द डीप थरो नॉलेज अबाउट इट। क्लियर? श्योर? अब जाऊं मैं आगे बढ़ू? ओके, सो फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें यही समझाया जाएगा कि बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज वेल्थ, जैसे एडम स्मिथ जी ने बोला था, मार्शल ने बोला था, उन सब की थियोरीज तुमने सुना होगा, रॉबिन्स, सैमुअल्सन, ये सारे इकोनॉमिस्ट के नाम तो सुने हैं ना? बस इकोनॉमिक्स क्या है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, क्या है, यही सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर में। द सेकेंड चैप्टर is about demand and supply. That simply means it is about consumer and producer's behavior, how consumer behaves related to a product and how producer behaves related to a product, and and utility is also part of this chapter only. Marginal utility, total utility, law of diminishing marginal utility. Suna? The third chapter is production and cost. थोड़ा सा पार्ट इस चैप्टर का तुम करके आए हो, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, सेम वे प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तुम पढ़ के आए हो, है ना? बट दिस चैप्टर हैज 2-3 न्यू लॉज जो तुमने नहीं पढ़े, जो हम यहाँ पे सीए फाउंडेशन में करेंगे, ठीक है? द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्योर कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, है ना? यही सब है। The next chapter is about, it is about national income. Again, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता है इसके बारे में। प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, नेशनल इनकम इन 2 sector मॉडल, 3 sector मॉडल,
यस मैम, मैं हूं, हाँ टेंशन मत लेना. नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल्स. बिजनेस साइकिल्स नहीं किया शायद, नहीं. इन्फ्लेशन, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, छोड़ो काय का टेंशन करेंगे. ठीक है. उसके बाद द नेक्स्ट चैप्टर इज पब्लिक फाइनेंस. बजट बजट बजट, इकोनॉमी पैसा किधर लगाती है, कहां से आता है, यही करेंगे. देन मनी मार्केट. मनी मार्केट अगेन आरबीआई. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. सुना 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 है. कुछ याद नहीं कुछ भी. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके. एंड द लास्ट चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी. फाइनली हम पढ़ेंगे इन सब का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी. अगर आपको पता है तो हम मिक्स्ड इकोनॉमी है. हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है. बट इनिशियली ऐसा नहीं था. वी वर कंप्लीटली अंडर पब्लिक सेक्टर. फिर ऐसा कुछ हालात हुए ऐसे हमारे कि जिसकी वजह से हमें प्राइवेटाइजेशन लाना पड़ा. ऐसा क्या हुआ वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्लियर. So there are 10 chapters, out of which this 4 are completely microeconomics. Micro, जहां पे हमें थियोरीज पढ़नी होती हैं, डायग्राम्स होते हैं. एंड दीज आर मैक्रो, जहां पे हमें डेटा पढ़ना होता है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज समथिंग वेयर आई हैव टू एक्सप्लेन यू द थियोरीज, I have to explain you the diagrams, whereas macroeconomics is something where we have to know the things. मैं तुमको ये नहीं बताऊंगी कि बजट क्या होता है, मैं तुमको ये बताऊंगी कि बजट में क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है. बट दैट इज नॉट द थ्योरी. whereas when it comes to microeconomics, मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कर्व ऐसा क्यों है, इसका शेप ऐसा क्यों है, ये कॉन्वेक्स क्यों है, कॉनकेव क्यों है. वेर वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. whereas in macro more is about knowing the things. सो जब तक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3 और 4 की बात है, हम सब कुछ पूरा का पूरा नोटबुक में लिखेंगे. ओके. हम सारे डायग्राम्स क्लासरूम में बनाएंगे. बिकॉज हम ऑल्दो इट इज ऑब्जेक्टिव, बट हमें डायग्राम्स कैसे बनते हैं वो जानना पड़ेगा, तो ही हम एमसीक्यूज के आंसर्स दे पाएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम इफ यू वांट टू गिव द आंसर टू एमसीक्यूज. एंड दैट इज वाई भले ही ऑब्जेक्टिव पेपर है, हम सब कुछ लिख के ड्रॉ करके करेंगे. When it comes to macro, there are some part where we'll be writing, there are some part where we'll be marking. Where either in the module or in our own textbook, वो मैं आपको तब बता दूंगी जब हमें करना है. What is the passing mark? 40%. 40%. You need to have 40 out of 100, but at the same time you need to have aggregate of 50 also. Yeah, there are 4 papers, 400 marks, 100, 100, 100, 100. You should have total of at least 200. With that you should have at least 40 in this paper to pass. इकोनॉमिक्स में पास होना इज वेरी इजी. इसलिए हम पासिंग की तरफ नहीं देखेंगे, हम स्कोरिंग की तरफ देखेंगे कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं. पासिंग इज वेरी इजी सिंपली मीन्स कि हमें पढ़ना है और पढ़ के पासिंग इज इजी. तुम बोलोगे अरे इसमें पासिंग इजी है, चलो कुछ नहीं पढ़ना है, तो नहीं चलेगा. ओके. अनदर थिंग, let's start the chapter. Which chapter today we will be starting is demand and supply. Okay, you guys already told me that you all are SYJC cleared, so you must be knowing what is demand and what is supply. Yeah, sure. Let's start. मैं हूं, तुम टेंशन ना लो, तुम टेंशन ना लो. मैं कभी ऐसे नहीं छोड़ दूंगी कि तुमको पता है तो अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी. डोंट वरी. ठीक है. Okay, now tell me what is demand. Yes, Abhinav, what is demand? SYJC cleared people. इतना डिफिकल्ट नहीं है अभिनव. क्यों? हाँ, he'll type, no? Please type what is demand. Thank you. Okay. Yes. What is demand?
SYGC cleared. हाँ, बट उसमें डिमांड का मतलब क्या है मुझे वो जानना है. डेफिनेशन ही ऐसे ही बोल दो, मुझे ऐसे प्रॉपर वर्ड टू वर्ड नहीं चाहिए, ऐसे ही बोल दो. यस मैम. डिमांड का मतलब पूछ रही हूँ मैं. अच्छा, डज दैट मीन व्हाट पीपल विश टू हैव? हाँ जी, उसको डिजायर बोलेंगे. मतलब कि उनको विलिंगनेस है और उनका पेमेंट एबिलिटी है. यस सर जी. नो. यस मैम. थोड़ा मैं याद कर रहा हूँ, शायद आपको याद आ जाए. डिमांड इज डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड. अब याद आया, पर मुझे अभी भी नहीं समझा कि डिमांड क्या होता है. लेट्स से जैसे मैम ने बोला दैट समथिंग विच पीपल विश टू हैव. ओके, तो सर जी बोले कि उसको डिजायर बोलेंगे. लेट्स से दैट्स अ डिजायर. ओके, दैट्स परफेक्ट, दैट्स करेक्ट. व्हाट आई वांट टू हैव और व्हाट आई विश टू हैव इज माय डिजायर. मेरी इच्छा, मेरी इच्छा है कि मुझे आइसक्रीम खाना है. माय विश, दैट इज कॉल्ड एज डिजायर. मेरी इच्छा है कि मुझे मर्सिडीज चाहिए. हो सकती है ना मेरी इच्छा. मेरी इच्छा है कि यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स बैठने चाहिए. मेरी इच्छा है कि नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आओ तो आप पढ़ के आओ. यस, यस, इच्छा हो सकती है मेरी ऐसी. तुम्हारी पता नहीं, बट मेरी इच्छा ऐसी है कि नेक्स्ट लेक्चर में व्हेन यू कम आफ्टर रीडिंग इट. सो दैट्स माय डिजायर. इकोनॉमिक्स ऐसा बोलता है that only desire cannot be called as demand, because whatever you desire, whatever you wish to have should have ability also. You should be able to buy it also. मेरी इच्छा है मुझे मर्सिडीज चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 5,000 है. Will I be able to get my Mercedes? No, no. If you will not reply me ना, you'll sit here. जिंदा हो ना, इसी क्लास में हो ना, घूमने नहीं जा रहे हो ना कहीं पे, नींद नहीं आ रही ना. थैंक यू. ओके, सो इकोनॉमिक्स बोलता है कि हमने ये तो बोल दिया दैट डिमांड इज इक्वल टू डिजायर. हमारी इच्छा, हमें क्या चाहिए, व्हाट वी विश टू हैव, बट ओनली डिजायर कैन नॉट बी कॉल्ड एज डिमांड. With desire, you should have ability also. You should be able to buy that. आपके पास उतना परचेजिंग पावर होना चाहिए, आपके पास उतने पैसे होने चाहिए कि आप उस चीज को बाय कर सको. तभी हम उसको डिमांड कंसिडर कर सकते हैं. आई हैव 50 रुपीज एंड आई डिजायर टू हैव डेयरी मिल्क. हो सकता है, हो सकता है. यस. Okay, I have 500 rupees and I desire to buy a diamond. हो सकता है. 500 में डायमंड किधर मिलता है, किधर? रियल डायमंड, रियल डायमंड, वो जो 24 कैरेट गोल्ड पे लगता है ना, रियल डायमंड मिलेगा. सॉलिटायर नहीं मिलेगा ना. हाँ, सो दैट वोंट बी अ डिमांड. सो डिमांड इज डिजायर backed by ability. बट सिर्फ ability से कुछ नहीं होगा. You should be willing to pay for it. यानी कि willingness भी होनी चाहिए. मेरे पास पैसा है पर मुझे खर्चना नहीं है, मुझे रखना है. आई एम कंजूस. मारवाड़ी क्या है?
So, will that be called as demand? No, it won't be called as demand. I have money and I should be ready to spend it also. मुझे willingness होनी चाहिए उस पे spend करने की, तभी जाके हम उसको demand बोल सकते हैं, वरना हम उसको demand नहीं बोल सकते. Is this clear? शायद ऐसा ही कुछ पढ़ा था SYJC में. Demand is desire backed by ability to pay and willingness to spend. I have lakhs of rupees in my account. I desire to buy Mercedes, but I don't want to spend it. I have kept it in PPF, I've kept it in FD or somewhere जहां से मैं उसको withdraw नहीं करना चाहती. Will it be called as demand? Will it be called as demand? No. Okay, so to call anything as demand, there should be three things, all three. What? Desire, ability to pay, and willingness to spend. Clear? Sure? Let's take one more example. Okay? Suppose. Okay? Suppose. ये record होता है ना? हाँ. Okay? Okay? मेरा एक भाई है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और एक नंबर का जोरू का गुलाम, ठीक है, मैं जो मांगू वो लाके देता. मैंने उसको बोला मुझे चांद चाहिए, बहुत पैसा है, बहुत बहुत, इसीलिए मेरा भाई है, बहुत बहुत पैसा है. मैंने उसको बोला मुझे चांद चाहिए. विल इट बी कॉल्ड एज डिमांड? अरे एक मिनट देखो तो सही. डिजायर है, अबिलिटी है, बहुत पैसा है, क्यों नहीं? क्यों चांद को नहीं ला सकते? अरे यार, तो लेट्स चेंज. ओके, मैंने उसके पास मांगा प्यार की निशानी ताजमहल. विल इट बी कॉल्ड एज डिमांड? अरे यार, अब वो तो ला सकते हैं ना, वो तो बाय कर सकते हैं ना. गवर्नमेंट बेचेगी, और कौन बेचेगा? नहीं बेचेगी, तो उसको हम डिमांड नहीं बोल सकते. तीनों चीजें है पर, है ना, डिजायर भी है, अबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, फिर भी डिमांड नहीं बोल रहे, मतलब ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है. This definition is somewhere incomplete. Why? Because in my example, this all three exist, but still we are not calling it as demand. तो क्या मिसिंग है? मिसिंग है अपनी प्यारी प्राइस. The goods which you desire, the goods which you wish to have, the goods which you demand should have some price. क्या चांद की कोई प्राइस है? क्या ताजमहल की कोई प्राइस है? No. So then it won't be called as demand. उसके साथ साथ टाइम फैक्टर होना भी जरूरी है. द गुड्स विच यू डिमांड शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सेल. मैं तो डिजायर कर रही हूं मुझे आईफोन 50 चाहिए. इट वोंट बी कॉल्ड एज डिमांड बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. So the goods which you demand, the goods which you desire, the goods which you wish to have should have some price and it should be available in the market at a given period of time. तुमको मेरी लैंग्वेज समझ रही है? Am I reaching to you all? पक्का? Okay, so now the definition is complete. क्या definition है? Demand is desire backed by ability to pay and willingness to spend. The commodity should have some price at a given period of time. हम हमेशा डिमांड को एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से ही पढ़ेंगे. इकोनॉमिक्स में हम कभी भी एक टाइम की नहीं बात करेंगे, हम गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे. यानी कि हम हमेशा ये बोलेंगे कि वी डिमांडेड 1 dozen एप्पल फॉर अ वीक, वी डिमांडेड 2 dozen ऑफ एप्पल्स फॉर 2 weeks, वी डिमांडेड 3 dozen ऑफ एप्पल फॉर 4 weeks. सो वील ऑलवेज कंसीडर द टाइम फैक्टर. आप डिमांड कर रहे हो 4 एप्पल, पर कब? आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, 1 week के लिए, 1 महीने के लिए, कितने? दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड. दैट टाइम फैक्टर शुड बी देयर whenever we will study in economics. Clear? So demand is a flow concept. ऐसा कुछ पढ़ा है? Demand is a flow concept. ऐसा कुछ पढ़ा है हमने?
इसका मतलब ये है कि हम हमेशा गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे मुझे बताओ आज एप्पल डिमांड क्या, जिंदगी में कभी एप्पल डिमांड नहीं करोगे? ऐसा होता है नहीं। सो व्हेन वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स अबाउट डिमांड वी टॉक अबाउट अ फ्लो ऑफ टाइम कि आज सी अगर आपने 12th में किया ना तो आपने ऐसे किया होगा, देर आर डिफरेंट प्राइजेस एंड डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड, 5 रुपए पे इतना, 10 पे इतना, 20 पे इतना, कभी है ना। सो वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स नॉट एन आइसोलेटेड डिमांड, we are studying economics as a we are studying demand as a flow concept, यानी कि हम हमेशा given period of time के बारे में बात करेंगे and not about one isolated demand. Clear? Sure? ओके सो अब तक हमने दो चीजें पढ़ी। हमने फर्स्ट पढ़ी डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड इज डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, द कमोडिटी शुड हैव सम प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एंड नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो हमने ये किया कि डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, हम हमेशा गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे ना कि आइसोलेटेड डिमांड की बात करेंगे। क्लियर? इतना लिख ले फिर मैं आगे जाऊं। आई होप यू ऑल हैव अ नोटबुक। हाँ जी सो बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप ना, हम पूरे पूरे सेंटेंस में नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, शॉर्टकट्स वगैरह लिखेंगे। सो आई सजेस्ट यू यूज कलर्स इन योर बुक। ओके, देर आर सर्टेन थिंग्स आई वांट यू टू राइट विद रेड कलर और डिफरेंट कलर और विद पेंसिल। सो इनिशियली आई लेट यू नो, बट धीरे धीरे आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा हाईलाइट करना है। ठीक है, सो यूज कलर्स इन योर बुक फॉर इजी रिविजन। अगर आज नहीं है तो कल कर लेना, चलेगा। Chapter 2 Theory of Demand. डिमांड की डेफिनेशन जैसी लिखी है वैसे ही लिख देंगे। यू वांट मी टू डिक्टेट यू इन अ फुल सेंटेंस? यू वांट टू राइट इट इन अ फुल सेंटेंस और दिस इज फाइन? दिस इज फाइन, दिस इज इजी फॉर रिविजन? यस। Just write the definition, nothing else. Demand is desire plus ability plus willingness plus price plus time. Abhinav, are you writing? Pratik, are you writing? Done? Next line. Okay, sorry. Okay. Next line. Demand is a relative term. Please write down. Demand is a relative term. Demand is a relative term as it is always related to as it is always related to price and time, as it is always related to price and time. समझा क्या लिखा? It is always related to price and time. Definition incomplete थी ना without price and time. So now price and time is always needed. So it is a relative term. Next line. Demand is a flow concept. Demand is a, वो किसने बोला था लिखने को? नो प्रॉब्लम, अगर वहां जगह है तो उसका एक्सप्लेनेशन लिख दो, वरना फिर से लिख दो। डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. डिमांड is a flow concept that is
that is, we are not concerned with, we are not concerned with single isolated purchase. We are not concerned with single isolated purchase, but with a continuous flow of purchase. But with a continuous flow of purchase. ओके आगे बढ़े. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. क्या हो रहा है इसको? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ओके नाउ स्टॉप राइटिंग एंड यहां पे ध्यान दो. कभी पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? ओके वन थिंग, फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज नो नीड टू गेट द मॉड्यूल, तो तुम उसको उठा के लेके मत आओ. हाँ, नो नीड टू गेट द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. यहाँ की क्लास की टेक्स्ट बुक लाने की भी जरूरत नहीं है. जब भी लानी होगी मैं आपको पहले से अनाउंस कर दूंगी, सो दैट यू डोंट हैव टू कैरी इट. ओके, बट घर पे क्या करना है, उसका रखनी है सजा के, खोलनी है और पढ़नी है और चेक करना है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सही पढ़ा रही हूँ कि नहीं. हाँ क्या? व्हाट? यस. हाँ तो चेक क्या करना है कि मैं सही पढ़ा रही हूँ कि नहीं. कूल. चलो स्टॉप राइटिंग. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? पढ़ा है ना ये आप लोगों ने? क्या क्या फैक्टर्स होते हैं मुझे बताओ डिमांड के. ज्योग्राफिकल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर और कल्चरल फैक्टर और जेंडर प्रेफरेंस. और ये लोग सोच रहे ये सब हमने कब पढ़ा था, है ना? ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं. वेरी गुड. तो आपने क्या सुना है सर? ओके सर जी, सुना सुना है. यस मैम. अयो, इतना मतलब डिमांड वाज नॉट अ टफ टॉपिक. Economics was tough, so demand was tough only. I'm so sorry about it. Okay, but I really promise you by the end of this chapter only you'll understand that economics is very nice. Okay, price, income, price of substitute good, complementary good, related good. सुना इस सब मैं बोलने के बाद तुमको याद कैसे आता है यार? चलो छोड़ो, नो प्रॉब्लम. सी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? ऐसे फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जिनकी वजह से हमारे डिमांड में चेंजेस आते हैं. ओके, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, देयर आर सर्टेन डिटर्मिनेंट्स जिनकी वजह से हमारे डिमांड में चेंजेस आते हैं. कभी डिमांड राइज हो जाती है तो कभी डिमांड फॉल हो जाती है. मुझे बताओ, जब तुम सुबह उठते हो, तुम अपने मम्मी डैडी को देखते हो, तुमको उनका मूड समझ में आता है, तो क्या तुम्हारे अंदर चेंजेस आते हैं? आते हैं, बिकॉज दोज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग यू. जब हमें ये बोलना होता है कि हमें मूवी देखने जाना है, पहले हम हमारा क्लाइमेट देखते हैं घर का, या हमें क्लबिंग जाना है, या हमें कहीं बाहर डिनर पे जाना है, या किसी को मिलने जाना है, तो वी हैव टू सी मम्मा डैडी का मूड कैसे. उस दिन है ना, सुबह से हम भी अच्छा बिहेव करते हैं, है ना? तुम ऐसा नहीं करते. तुम मुझे रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी.
ऐसा तुम्हारी लाइफ में होता है कि जब तुम कहीं बाहर घूमने जाना होता है तो ऑटोमेटिकली तुम मम्मी डैडी के साथ अच्छा बिहेव करने लगते हो, घर पे अच्छे से रहने लगते हो, प्यार से बात करने लगते हो, ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि वो मूड अच्छा रखना जरूरी है, बिकॉज दोज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग अस। अगर उनका मूड खराब हुआ ना तो हमारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट? सेम वे डिमांड के भी कुछ फैक्टर्स है। अगर उन फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं तो डिमांड में भी चेंजेस आते हैं। डिमांड कभी राइज हो जाती है तो डिमांड कभी फॉल हो जाती है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स है? एक फैक्टर जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइस ऑफ गुड कंसर्न। प्राइस ऑफ गुड कंसर्न मतलब अच्छा कंसर्न नहीं, गुड का मतलब है गुड्स। जो गुड्स हमारे कंसर्न है, जो गुड्स हम लेने गए हैं, उन गुड्स की प्राइस। हम क्या लेने गए हैं? हाँ हाँ, गुड्स। ठीक है, कौन सा गुड लेने जाना है ये बताओ? टमाटोज लेने जाएं? नहीं, टीवी लेने जाना है? ठीक है, चलो टीवी लेने जाते हैं। ओके, सपोज हम टीवी लेने गए हैं। इफ प्राइस ऑफ टीवी rises, what will happen to the quantity demanded of TV? सिंपल। जो गुड्स हम लेने जा रहे हैं, अगर उन गुड्स की प्राइस बढ़ गई तो हम उसको ज्यादा लेंगे कि कम लेंगे? कम लेंगे ना? कम लेंगे ना? पक्का? जो गुड्स हम लेने गए हैं, जो हमारा गुड कंसर्न है, जो हमारी विश है, जो हमारी डिजायर है, जो हमारा डिमांड है, अगर उन गुड्स की प्राइस राइज हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, बिकॉज एट हायर प्राइस ऑब्वियसली वी डिमांड लेस। नॉर्मल ह्यूमन जो होता है वो डिमांड कम करता है। करेक्ट? करेक्ट? this has inverse relationship। कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी हैज इनवर्स रिलेशनशिप। इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी rises, its quantity demanded falls and vice versa। yes, vice versa, if price of the commodity falls, अगर कुछ सस्ते हो गए तो हम क्या करेंगे? हम उसको डिमांड ज्यादा करेंगे। लेट्स से टमाटो, मेरे को टमाटो परचेज करना है। लेट्स से टमाटो, सपोज the price of tomato is rupees 100 per kg. I am demanding 2 kg tomatoes. Now if price falls from 100 to 50 rupees per kg, मैं ज्यादा टमाटोज परचेज करूंगी कि कम? ज्यादा। I'll demand 5 kg। अब मैं हर जगह टमाटोज यूज करूंगी, टमाटोज की चटनी बनाऊंगी, केचप बनाऊंगी, करेक्ट, सूप बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि सस्ते हो गए। सस्ते हो गए तो और खाओ। Correct? So price and quantity demanded has inverse relationship. Am I clear with this? Shall I go on the second one? Which is income of consumer. अगर कंज्यूमर की इनकम को हम इकोनॉमिक्स में कौन से लेटर से डिनोट करते हैं पता है तुमको? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर थोड़ा बहुत भी याद है। यस अभिनव, वेरी गुड। वो इलास्टिसिटी होता है। EC इज फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी। याद करो इनकम इलास्टिसिटी को कैसे डिनोट करते हो? EY is for income elasticity, correct। So income को हम डिनोट करते हैं Y से। क्यों I से? क्यों नहीं? तो I से किसको डिनोट करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स। ओके, इकोनॉमिक्स में I से इन्वेस्टमेंट्स आता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेके गया I को, इनकम के पास है Y। इनकम को हम डिनोट करते हैं Y से। सपोज
हमारी इनकम राइज हो जाए, हमारी इनकम बढ़ जाए, what will happen to the quantity of demanded? बढ़ेगा। पैसा बढ़ा तो हम ज्यादा डिमांड करेगा ना। हेलो, मेरे पास सपोज लेट्स से हमारे लिए हमारी इनकम क्या है, हमारा पॉकेट मनी। पॉकेट मनी मिलता है सबको, सबको मिलता है ना पॉकेट मनी। ऐसा कोई जिसको नहीं मिलता है? मेरे पास नहीं मांगने का। सपोज हमारी इनकम क्या है, हमारा पॉकेट मनी। हमारी पॉकेट मनी है सपोज 5,000 रुपीज अ मंथ। इतनी होती है ना? नहीं, ओके। बट क्योंकि हम सोच रहे तो हम बड़ा ही सोचेंगे। सपोज माई पॉकेट मनी इज 5,000 रुपीज अ मंथ। अब सीए फाउंडेशन में रैंक आ गई, मम्मी पापा खुश, और हमारी पॉकेट मनी बढ़ा दी फ्रॉम 5,000 टू 10,000। वो खुश हो गए। अब हम क्या करेंगे बताएं? जो एक्स्ट्रा 5,000 मिला ना, सीधा पिगी बैंक में डाल देंगे, सेव कर देंगे। क्या मैम, ऐसा कौन करता है ना? ऐसा करोगे क्या? 5,000 सीधा पिगी बैंक में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट, आप निकलो, आप प्लीज। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम और पार्टी करेंगे, हम और शॉपिंग करेंगे, हम और बाहर ठूसने जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसे मिल गए ना। ज्यादा पैसा मिलेगा तो हम ज्यादा खर्च करेंगे ना। झूठे हो आप। कोई 5,000 सीधा नहीं जाएगा पिगी बैंक में, है ना? हाँ, हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाए, हो सकता है कि हम ज्यादा सेव करने लगे, बट ये नहीं हो सकता कि हम सीधा 5,000 एक्स्ट्रा सेव कर देंगे। करेक्ट? क्या चाहिए लोगों को? सो सो हमारी इनकम बढ़ी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। कल तक हम 3G 4G पे चल रहे थे, अब हम 5G पे चलने लगेंगे, है ना? कल तक हम सिर्फ डिनर के लिए बाहर जाते थे, तो अब से हम डिजर्ट भी खाने लगेंगे। करेक्ट? क्योंकि हमारे पास पैसा बढ़ गया। ओ सर जी, इसी क्लास में रहो, घूमने मत जाओ कहीं पे, ठीक है? बट एट द सेम टाइम अगर मेरा इनकम कम हो गया, ऐसे कांड किए तुमने घर पे कि मम्मी पापा ने तुम्हारा इनकम कम कर दिया, अब तुम ही सोचो तुम क्या कर सकते हो ऐसा कि तुम्हारी इनकम कम कर दे। तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड का क्या होगा? क्योंकि पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड भी कम होगी। यानी कि यहाँ पे हमें कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पे हमें कैसा रिलेशन देखने को मिलता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, और वी कैन से देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बोथ राइजेस और बोथ फॉल्स। देयर इज नो इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप किधर है? प्राइस ऑफ गुड कंसर्न एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वन राइजेस, अदर फॉल्स, वन फॉल्स, अदर राइजेस। दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप. When it comes to income, if income rises, demand falls. If income falls, demand rises. जिंदा रहो। हाँ, if income rises, demand also rises. If income falls, demand also falls. There is a direct relationship. Clear? जाओ थर्ड पे। थर्ड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसीलिए मैंने ऊपर प्राइस ऑफ गुड कंसर्न लिखा था, अब मैंने लिखा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ओके, व्हाट इज रिलेटेड गुड्स? I again ask the same thing. What is related goods? I'm not asking you what are the types of related goods. Okay, when it comes to substitute complementary, these are types of related goods. My question is, what is related goods? What do you mean by related goods? Again, you guys are giving me the example, I'm asking you the meaning.
सेम सेम, टूथपेस्ट और टूथब्रश। सो वो तो सब्स्टिट्यूट हो गया ना। TN should, TN again that's a substitute. I'm asking you what is related goods. डिमांड रिलेटेड होता है, एक कोई डालर डिमांड राइट में तो ऐसे रिलेटेड मतलब डिमांड। करेक्ट जा रहे हो पर ठीक से बताओ फिर से। यू आर गोइंग ऑन अ करेक्ट। नहीं 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 नहीं, प्लीज टेल एक्सप्लेन मी अगेन व्हाट यू वर सेइंग। मतलब वो डिमांड से रिलेटेड। हाँ ओके, और कुछ मैं बताती हूँ, समझने की कोशिश करना। हाँ, when price of one commodity affects the demand of another commodity, they are said to be related goods. समझा? ऐसे क्या ना, फिर से बोलती हूँ। When price of one commodity affects the demand of another commodity, they are said to be related goods. हिंदी, किसी एक गुड की प्राइस किसी दूसरे गुड की डिमांड को अफेक्ट करे तो दे आर रिलेटेड गुड्स। जब हमने टमाटोज की बात की अभी अभी, जब हमने टीवी की बात की अभी अभी, टीवी की ही प्राइस थी और उस टीवी की प्राइस के जो चेंज आया उससे टीवी की डिमांड ही चेंज हुई। क्या वहां पे कोई और कमोडिटी थी? अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कोई एक कमोडिटी है, उसकी प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, उसकी प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से किसी और ही कमोडिटी को फर्क पड़ रहा है, यानी कि उसकी डिमांड ऊपर नीचे हो रही है, तो दे आर सेड टू बी रिलेटेड गुड्स। यू एंड योर मॉम डैड आर रिलेटिव्स। अगर किसी एक में चेंजेस आते हैं तो दूसरे को अफेक्ट होता है। ओके, दैट इज व्हाई यू आर कॉल्ड एज रिलेटिव्स। सो रिलेटेड गुड्स या रिलेटिव्स क्या होते हैं? जब किसी एक में प्रॉब्लम हो, किसी एक को कुछ हो तो दूसरे को अफेक्ट हो, तो उसको हम रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। फिर से जो इंग्लिश में बोला था वो बोल रही हूं। व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, देन दे आर सेड टू बी रिलेटेड गुड्स। क्लियर? एग्जांपल्स दूंगी तो और समझ में आएगा। ठीक है, अब ये रिलेटेड गुड्स के कितने टाइप्स तुमने पढ़े हैं? कितने टाइप्स होते हैं रिलेटेड गुड्स के? सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री एक ही। सो यू हैव स्टडीड टू टाइप्स। हाँ, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, दैट इज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। लेट्स स्टार्ट विथ सब्स्टिट्यूट गुड्स। नाउ टेल मी व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब तुम बता सकते हो, एग्जाम्पल मत देना, मतलब बताना। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? जिनके यूज सेम होते हैं। ओके, और इसकी डेफिनेशन भी रट्टो मारी थी, भूल गए। When one can be used in place of another, ऐसा कुछ पढ़ा था। When one commodity can be used in place of another, क्यों एक की जगह पे दूसरे को यूज कर सकते हैं? Because they satisfy same want. उन दोनों से मिलने वाली want कहीं ना कहीं सेम है। क्या कभी हमें थम्स अप नहीं मिलती तो पेप्सी चल जाती है? चल जाती है। कभी स्प्राइट नहीं मिली तो 7 अप चल जाती है? चल जाती है। कभी डेयरी मिल्क नहीं मिली तो सिल्क चल जाती है? चल जाती है। कभी टी नहीं मिली तो कॉफी चल जाती है? चल जाती है। करेक्ट। कभी पेप्सोडेंट नहीं मिली तो क्लोजअप चल जाती है? चलती है। वाई? क्योंकि दोनों से मिलने वाली वांट सिमिलर है। ठीक है, सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? वेयर वन कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अनदर टू सैटिस्फाई सिमिलर वांट्स। ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल। क्या लूं? पेप्सोडेंट एग्जांपल। पेप्सी थम्स अप लेना है मेरे को पेप्सी और थम्स अप लेना है। स्प्राइट और 7 अप चलेगा? चलो, अगर स्प्राइट नहीं मिली तो 7 अप चलती है, 7 अप नहीं मिली तो स्प्राइट भी चलती है।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिमिलर वांट देते, ठीक है। हम लेने क्या गए हैं, हम लेने स्प्राइट गए हैं या 7 अप? स्प्राइट। तो स्प्राइट हमारा गुड कंसर्न है, गुड कंसर्न, जो हमारा कंसर्न है, जो हम लेने गए, क्या लेने गए हैं? स्प्राइट। उसके सामने उसका रिलेटेड गुड रखा है, क्या? 7 अप, ठीक है। फैक्टर का नाम क्या है? फैक्टर का नाम क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि रिलेटेड गुड की प्राइस देखने की और गुड कंसर्न का डिमांड देखने का, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या रहे? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मेरे डिमांड को क्या अफेक्ट कर रहा है? क्या अफेक्ट कर रहा है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट कर रहा है। Are you understanding? हम क्या पढ़ रहे हैं? What are we studying? We are studying determinants of demand. We are studying factors affecting demand. यानी कि मेरी डिमांड को क्या अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि मेरी डिमांड को, मेरे गुड्स की डिमांड को, मेरा गुड क्या है? मेरा गुड ये है, इसकी डिमांड को मेरे रिलेटेड गुड्स की प्राइस कैसे अफेक्ट कर रही है, हम वो पढ़ रहे हैं। समझ लो, समझा? Let's increase the price of 7 Up. Suppose price of 7 Up rises. What will happen to the demand of Sprite? It will increase, it will rise, it will increase. ये rise increase का चक्कर क्या है वो भी मैं बताऊंगी। हाँ, तुमको शायद इस वजह से में किसी ने बोला होगा कि कहीं कहीं हम rise वर्ड यूज करते हैं, कभी कभी हम increase वर्ड यूज करते हैं। Okay, what it is, we will go in detail about it, but not now. ठीक है? When price of 7 Up increases, the consumers of 7 Up will shift to Sprite, क्योंकि सिमिलर वांट कहीं और कम प्राइस में मिले। क्या मैंने ये बोला स्प्राइट महंगी हुई? स्प्राइट की प्राइस तो जो थी वही की वही है, प्राइस तो किसकी चेंज हुई? 7 Up की, जिसकी वजह से 7 Up के कंज्यूमर्स शिफ्ट होके कहाँ आ गए? स्प्राइट पे, जिसकी वजह से स्प्राइट की डिमांड राइज हो गई। सपोज 7 Up सस्ता हो जाए, price of 7 Up falls, what will happen to the demand of Sprite? It will fall. Why? Because now 7 Up is सस्ता, 7 Up का प्राइस क्या हो गया? फॉल हो गया। जब 7 Up का प्राइस फॉल हो गया, स्प्राइट के कंज्यूमर्स शिफ्ट हो गए 7 Up पे, जिसकी वजह से स्प्राइट की डिमांड क्या हो गई? फॉल। करेक्ट? दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रिलेशन। कि जब अब हम रिलेटेड गुड्स की डेफिनेशन में वापस जाएंगे। रिलेटेड गुड्स की डेफिनेशन क्या थी? व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। समझा डेफिनेशन तुमको? व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी affects the demand of another commodity, then they are said to be related goods. Is this clear now? Okay, so when it comes to substitute, हेलो શું થયું? क्या हुआ? कुछ नहीं? पक्का? So substitute में कैसा डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन है, दिख रहा है तुमको? सब्स्टिट्यूट सेम डायरेक्शन, इसको हम ये भी बोलते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। सो जब कोई ऐसे उल्टा जाता है ना तो हम उसको नेगेटिव बोलते हैं, बट इफ बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रिलेशन। क्लियर? एक सेंटेंस बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ तुम मेरे को बताएगा। मैंने ये बोला कि मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ बट करेक्ट बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ वो तुम मुझे बताओगे। हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते, समझ में ही नहीं आता, तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, थैंक यू। इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस then the consumer of substitute goods shifts towards the good concern, so there will be more demand of good concern at same price. फिर से बोलूं? If price of substitute good increases, consumer of substitute good will shift towards the good concern, so there will be more demand of good concern at same price. Abhinav, Pratik, am I correct?
यस, नो, यस 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 यस। अगर हम देखें तो गुड कंसर्न की प्राइस चेंज नहीं हुई है, गुड कंसर्न की प्राइस सेम टू सेम है, सेम प्राइस पे ज्यादा डिमांड हो रहा है। क्यों ज्यादा डिमांड हो रहा है? क्योंकि रिलेटेड गुड का प्राइस चेंज हो गया। क्लियर? चलो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट टाइप विच इज कॉम्प्लीमेंट्री। लोरी गा रही हूं मैं, हैं? क्या करूं? बंद नहीं कराऊंगी प्लीज, मेरे को गर्म हो रहा है। इधर बैठ जाओ ना। क्या करना है? बंद करना है? हाँ, वेयर इज द रिमोट? कर दो। Second is complementary. Okay, what is complementary goods? Two goods to be used together to satisfy one single want. If you don't use it together, you will not be able to satisfy your want. Correct? So two goods to be used together to satisfy one single want is known as complementary. क्या example ले? कार एंड पेट्रोल चलेगा सर? थैंक यू। कार एंड पेट्रोल, हम क्या लेने गए हैं? कार की पेट्रोल? ऑब्वियसली, तो कार हमारा गुड कंसर्न है। कौन सी कार लेंगे हम? हाँ जी सर जी, द गुड शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सेल। कॉमेट, ओके। और कोई? इनोवा लेंगे। और कोई भी चलेगी? हाँ सर जी, कोई भी चलेगा। यस मैम, कोई भी चलेगा। इतने अच्छे बच्चे हैं ना, कुछ भी दिला दो मिस, है ना। चलो, हम लेने गए हैं कार, उसका रिलेटेड गुड है पेट्रोल, इसलिए मैंने कार के नीचे जीसी लिखा। व्हाट इज जीसी? गुड कंसर्न, जिंदा हो। सो कार हमारा गुड कंसर्न है, तो कार की प्राइस देखू ना। कौन सा फैक्टर पढ़ रहे हैं हम? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। थैंक यू। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पेट्रोल की प्राइस और कार की डिमांड। सपोज द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड ऑफ कार? फॉल्स। क्यों? पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया तो ऑब्वियसली हम कार नहीं लेगा, हम साइकिल पे घूमेगा। क्या ही नहीं, ऐसा हो सकता है कि हम ईवी कार ले लें। ईवी, ऐसा हो सकता है कि हम सीएनजी वाली कार ले लें, बट वो सब हम अभी नहीं देख रहे हैं। हम अभी क्या देख रहे हैं कि अगर पेट्रोल का प्राइस राइज हो गया तो वी विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ कार। एट द सेम टाइम अगर पेट्रोल सस्ता हो गया, ऑब्वियसली पेट्रोल सस्ता हो गया तो हम ऑटो में क्यों घूमेगा, हम तो कार लेगा। करेक्ट 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 करेक्ट। सो इसमें हमें कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है? नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन। Okay, so car and petrol are going in opposite direction. If price of one increases, the demand of another decreases. Clear? अब तक ये दो टाइप तुम पढ़ के आए थे। सीए फाउंडेशन में there are more two types. Okay, तुमने पढ़ा substitute and complementary. The other two are perfect substitute and perfect complementary. Okay? हाँ जी, पढ़ा है? बताओ क्या होता है? ओके, कहीं सुना सुना लग रहा है शायद। कहाँ सुना होगा पता है? इलास्टिसिटी में सुना। अच्छा, 12th में। ओके, सॉरी। ओके, द नेक्स्ट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। देखो, दो सब्स्टिट्यूट होते हैं, एक होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट और एक होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जो हमने पहले किया दैट वाज क्लोज सब्स्टिट्यूट, जहां पे दो प्रोडक्ट क्लोजली रिलेटेड है।
यानी कि अगर मैं टी और कॉफी की बात करूं तो दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, बट जिसको टी ही चाहिए जरूरी नहीं ना कि वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाए, कितनी भी महंगी हो जाए, उनको टी की आदत है वो तो टी पे ही रहेंगे। द वन हु, ऐसा जरूरी है कि जिसको टी पसंद है उसको कॉफी पसंद ही होगी? यानी कि 100% जरूरी नहीं है, बट देर आर सर्टन चांसेस वेर इफ दे डोंट, इफ tea becomes महंगा they shift to coffee, that is also possible, and that is also possible that there are certain people who will not shift to coffee only. So the example of tea and coffee is of close substitute, they are closely related to each other but they are not exactly same. Whereas perfect substitute यानी कि ऐसे goods जो exactly same है, homogeneous, you understand homogeneous, they're exactly same in shape, size, color, everything, इसलिए हम उनको बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। वो दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अब तुम थोड़ा दिमाग लगा के मुझे एग्जाम्पल दो, ऐसे कौन से गुड्स हैं जिसको हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोलेंगे? माजा एंड स्लाइस, उनका टेस्ट डिफर करता है? नहीं, माजा एंड स्लाइस हैव अ डिफरेंट टेस्ट। थोड़ा थोड़ा टेस्ट में फर्क होता है, चाय पत्ती का टेस्ट अलग, तुम्हारे घर की चाय और किसी और के घर की चाय का टेस्ट अलग होता है ना? नो, दैट इज बिकॉज ऑफ चाय पत्ती ऑल्सो। सोचो, थोड़ा सोचो, जो दो गुड्स एग्जैक्टली सेम है इन शेप, साइज, कलर, एवरीथिंग। यस प्रतीक एंड अभिनव। आलू, झाड़ू, कौन सा झाड़ू? ब्रूम। दो ब्रूम एग्जैक्टली सेम कहाँ होते हैं? कौन से दो ब्रूम एग्जैक्टली सेम होते हैं? नहीं ना, उनका शेप वगैरह अलग होता है ना, दो अलग अलग। क्रिकेट बैट वजन में ही अलग होता है। सोचो, बहुत इजी है, सोचो, थोड़ा सोचो। वेरी इजी। कौन से दो पीसी? तो उनके फंक्शन अलग अलग होंगे ना। होमोजीनियस डार्लिंग, होमोजीनियस, एग्जैक्टली सेम इन शेप, साइज, कलर, एवरीथिंग। कौन से दो एसी? हाँ, डाइकिन और कौन सा पकड़ लूं? मित्सुबिशी। मित्सुबिशी और डाइकिन के एसी क्या वो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं? Which brand? Which two brands look exactly same? Voltas and? Do they look exactly same? I don't think so. Their engineering must be different, no? Clothes, हैं? Two clothes are completely different. Same. तो फिर वो same clothes हुए ना? Brand different हो गया। One second. हाँ, जॉगर्स, हाँ, दो अलग अलग ब्रांड के जॉगर्स एग्जैक्टली सेम कैसे होंगे? उनका फैब्रिक अलग होगा, कलर अलग होगा, पैटर्न अलग होगा। सेम कलर, एग्जैक्टली सेम कलर, सेम फैब्रिक। ढूंढ के दो मुझे, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा ऐसा। गुड्स भी अलग अलग होने चाहिए। आप बताओ, एग्जाम्पल दो आपका। पैसे की नहीं बात कर रहे हम अभी, पैसे की नहीं, हम सिर्फ गुड्स की बात करेंगे।
आप बोल रहे हो शुगर, वन सेकेंड ना मैम, आप शुगर बोल रहे हो, ठीक है। एक आपने एक वेंडर से शुगर लिया, दूसरा आपने दूसरे वेंडर से शुगर लिया, तो दोनों शुगर एग्जैक्टली सेम होगी? यस सर। हम्म। एक बार उसकी क्या किया एंड अदर वन the second one the aluminum after it. क्या उनका साइज शेप सेम है? माइलेज, सिटिंग स्पेस, अंदर का सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। द स्क्रीन, द स्टीयरिंग, द ब्रेक, द स्पीडोमीटर, एवरीथिंग इज सेम। नहीं चलेगा। होमोजीनियस, होमोजीनियस वर्ड का मतलब ये होता है एग्जैक्टली सेम। when it comes to sugar also no, when you take sugar from different places ना, उनकी sweetness अलग होती है। इवन द साइज, कुछ बहुत बड़ी शुगर होती है, कुछ छोटू शुगर होती है। आप लोग हो क्लास में? बताओ फिर। मैं बताऊं? ऐसे गुड्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, दो गुड्स जो एग्जैक्टली सेम हो फिर भी अलग अलग हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ना गुस्सा आ रहा है ना, ऐसे पटकू ना, मतलब कि क्या है ना, इतना दिमाग लगाया और अब बोल रही है कि ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, पहले नहीं बोल सकती थी, है ना? ओके, सो perfect substitute goods are the goods which are homogeneous, exactly same in shape, size, color, everything। छोड़ दो उसको। एग्जैक्टली सेम इन शेप, साइज, कलर, एवरीथिंग। दो गुड्स जो डिफरेंट है फिर भी एग्जैक्टली सेम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट सॉल्ट ऑल्सो, दो अलग अलग कंपनी के सॉल्ट की क्वालिटी अलग अलग होती है। टाटा बोलता है ना, मेरा पूरा घुल जाता है पानी में, बाकी के नहीं घुलते। सुना है ऐसा तुमने कभी? इफ यू टॉक अबाउट टूथपेस्ट ऑल्सो, दे आर ऑल्सो डिफरेंट। दो अलग अलग कंपनी के टूथपेस्ट अलग अलग होते हैं। कुछ के क्रिस्टल वाले होते हैं, कुछ के 12 घंटा लड़ते हैं, कुछ के 24 घंटा लड़ते हैं। कुछ बोलते हैं मेरे अंदर नमक है, कुछ बोलते हैं मेरे अंदर नमक नींबू सब है, दूसरे बोलते हैं चारकोल है। ऑल दिस ब्रांड्स आर डिफरेंट, करेक्ट? ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो हम अज्यूम करेंगे दैट टू गुड्स आर एग्जैक्टली सेम। हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, ठीक है? ओके, ये है मिस्टर चिंटू और ये है मिस्टर पिंटू। ओके, एंड दे आर पटैटो सेलर्स, और ये है उनके पटैटोज। हम अभी के लिए मान लेते हैं कि उनके पटेटोज आर एग्जैक्टली सेम इन शेप, साइज, कलर, एवरीथिंग, क्योंकि हमारा यही कॉन्सेप्ट है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या पटेटोज कभी भी एग्जैक्टली सेम होते हैं इन शेप, साइज, कलर? नहीं, शेप ही अलग अलग, हर पटेटो का शेप अलग होता है, हर पटेटो का वे अलग अलग होता है, वेट उनका अलग होता है, करेक्ट? सो हम ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि ये पटेटोज आर एग्जैक्टली सेम इन शेप, साइज, कलर। हम गए हैं चिंटू के पास पटेटोज लेने, यानी कि चिंटू के पटेटोज हमारा गुड कंसर्न है और पिंटू के पटेटोज हमारे लिए रिलेटेड गुड है। प्राइस किसकी देखे? पिंटू की पिंटू के पटेटोज की? पिंटू के पटेटोज की। पिंटू के पटेटोज की प्राइस देखेंगे, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड ऑफ गुड कंसर्न। सपोज price of Pintu's potato rises, what will happen to the demand of Chintu's potato? Rise? कितनी राइज होगी? 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, कितना राइज होगी? Yes sir, it will rise infinitely. Why infinitely? I'll tell you. तुम में से कौन कौन पिंटू के पास जाएगा आप पटेटो लेने, बताओ?
तुम में से कोई पिंटू के पास जाएगा पोटैटोज लेने? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली सेम पोटैटो चिंटू के पास कम प्राइस में मिल रहा है, तो हम में से कोई भी पिंटू के पास नहीं जाएगा। एवरीवन विल शिफ्ट टू चिंटू, यानी कि चिंटू के पोटैटोज की प्राइस इनफाइनाइटली राइज हो जाएगी। जब हमने सब्स्टिट्यूट गुड डिस्कस किया था, अगर 7 अप की प्राइस राइज हो रही है तो ओनली फ्यू कंज्यूमर विल शिफ्ट टू स्प्राइट, द वन हु डजंट लाइक स्प्राइट विल नॉट शिफ्ट देयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टी एंड कॉफी की बात करो, अगर कॉफी की प्राइस राइज हो गई तो क्या सारे के सारे टी पे चले जाएंगे? नहीं, कुछ ही कंज्यूमर जाएंगे। द वन हु डजंट लाइक टी विल नेवर शिफ्ट देयर, करेक्ट? यानी कि यहां पे फ्यू कंज्यूमर्स विल शिफ्ट वेयर? इन सब्स्टिट्यूट। बट in perfect substitute the goods are exactly same, so everybody will shift to Mr. Chintu. Anyone would go to Pintu? No, because the goods are exactly same. इसीलिए यहाँ पे डिमांड में कैसा चेंज होगा? इनफाइनाइट चेंज होगा। इनफाइनाइट यानी कि बहुत ज्यादा चेंज, जितना हम काउंट भी ना कर सके। क्यों? क्योंकि सबके सब अब भाग जाएंगे। समझ रहा है? पक्का? यानी कि यहाँ पे कैसा चेंज देखने को मिल रहा है हमें? हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनफाइनाइट चेंज। When it comes to perfect substitute goods, the change is infinite because all the consumer will shift to Chintu. Clear? जाते डोक्यात हो? चला फोर्थ पे जाऊं। फर्स्ट टाइप कौन सा था? सब्स्टिट्यूट। दूसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? अब कौन सा आएगा? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। करेक्ट। हैवी लग रहा है? जो पढ़ रहे वो हैवी लग रहा है? कुछ नहीं ना? अब तक नया कुछ नहीं पढ़ा हमने, जो वही पढ़ा जो तुम SYJC में पढ़ के आए हो, है ना? चल, एम आई रीचिंग टू यू? श्योर? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब था? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? टू गुड्स टू बी यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई वन सिंगल वांट। सेम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री भी यही है, टू गुड्स टू बी यूज्ड टुगेदर बट इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। इसका मतलब ये क्या है कि जब हमने कार और पेट्रोल की बात की, कार में पेट्रोल 1 लीटर है, 2 लीटर है या 5 लीटर है या टंका फुल है, कार तो चलनी ही चलनी है। इज देयर एनी फिक्स्ड प्रपोर्शन बिटवीन कार एंड पेट्रोल? व्हेन वी टॉक अबाउट पेन एंड इंक, पेन में इंक इतू सी है या पूरी भरी हुई है? पेन तो चलनी ही वाली है। सो हमारी वांट सेटिस्फाई हो रही है, फिर चाहे उन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन हो। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बोलता है नहीं, दो गुड्स साथ में यूज करने हैं बट इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। अगर वो प्रपोर्शन, अगर वो कॉम्बिनेशन तुमने चेंज किया तो यू विल नॉट बी एबल टू सैटिस्फाई योर वांट। समझा क्या बोला मैंने? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, टू गुड्स टू बी यूज्ड टुगेदर बट इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, यू कैन नॉट चेंज द कॉम्बिनेशन ऑफ इट। मैं इकोनॉमिक्स की कसम खा के बोल रही हूँ कि ये गुड्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब तुम सोच के बताओ मेरे को, कैसे कौन से गुड्स हैं जो दो हमें साथ में यूज करने हैं इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन टू सैटिस्फाई आवर वांट। बैट एंड बॉल, ज्यादा बॉल से भी चलता है ना, ऐसे ऐसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना। मतलब एक बॉल डाला, अब वो उड़ गया तो दूसरे बॉल से भी हम तो खेल सकते हैं ना। एक टाइम पे एक ही बॉल एंड एक ही बैट। ओके, और कुछ? इट्स अगेन वेरी इजी। हाँ, और रियल में इट इज वेरी इजी। हाँ जी, टू मेक टी शुगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो चल जाता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है ना कि इतना ही शुगर चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो चलता है कि नहीं चलता है? चलता है ना। ऐसा कोई कंपल्शन कि ये कॉम्बिनेशन अगर चेंज किया ना तो नहीं चलेगा।
इस क्लास में मुझे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दिख रहे हैं। बताओ। एक ही रिमोट से ना सारे एसी चल जाएंगे। देर इज नो फिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर दो। इस क्लास में मुझे 4 परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दिख रहे हैं। 4 मतलब एक ही कमोडिटी पर वो 4 नंबर में दिख रही है। मैं बताऊं? सोच रहे हो? सोचो। नहीं नहीं, सोचो। पक्का? स्पेक्टिकल्स, 1 frame and 2 glasses. Can you change the combination? चश्मे चश्मे, एक फ्रेम होती है और 2 ग्लासेस होते हैं। इज देर एनी अदर कॉम्बिनेशन? 1 frame, no glasses. 1 frame, 1 glass. Is it possible? हाँ जी। उसका क्या, मैं तो कमोडिटी की बात कर रही हूँ, ग्लास की बात कर रही हूँ, उसमें चाहे नंबर कोई भी हो। 2 glasses, 2 frames होता है ऐसा? एक टाइम पे एक ही फ्रेम होती है, वो होती है कलर कलर की, तुम चेंज कर सकते हो, बट एट अ टाइम व्हेन यू आर सैटिस्फाइंग योर वांट यू यूज ओनली 1 फ्रेम, नो? यस, वी कैन से रिमोट ऑल्सो, एक रिमोट और 2 बैटरी। इज देयर एनी अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल? रिमोट, is there any other combination possible? 2 remote, 2 batteries? No, not possible. 1 remote, 1 battery? Not possible. Correct. Hello. We can talk about the shoes also. Left shoe, right shoe. Is there any other combination? 2 left shoes possible? 2 right shoes possible? 1 left shoe, 2 right shoe possible? No, we need 1 left shoe and 1 right shoe to satisfy our want. There is no other combination possible. Okay, so I'll go with specs. Chalega na? Thank you. 1 frame and 2 glasses. Only 1 combination is possible. There is no other combination of this commodity to satisfy our want. हम लेने क्या गए? फ्रेम की ग्लासेस? फ्रेम। तो फ्रेम इज आर गुड कंसर्न, ग्लासेस इज आर रिलेटेड गुड। प्राइस किसकी देखूं? फ्रेम की ग्लासेस की? मारिस बोझ मारिस तू बोरे। फ्रेम के ग्लासेस, ग्लासेस। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, सो रिलेटेड गुड की प्राइस देखने की और गुड कंसर्न का डिमांड देखने का। ठीक है? हाँ जी। क्यों नहीं होता? होता है ना, कौन से टाइप के ग्लास आपको लेने हैं उसके बेसिस पे प्राइस होती है ना। प्लास्टिक ग्लासेस होते हैं, फिर प्रोग्रेसिव ग्लासेस होते हैं, फिर ऐसे ग्लासेस नहीं है। हाँ, मैं बता रही हूँ, मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, मेरे पास भी नहीं है बट मैं दे रही हूँ आपको नॉलेज। ऐसे भी ग्लासेस होते हैं जो एंटी फॉग होते हैं, फॉग ना हो जाए। ऐसे भी ग्लासेस होते हैं जब आप धूप में जाओ तो वो तुम्हारे सनग्लास बन जाए। सो द डिफरेंट, जैसे तुम पैसे दोगे उस हिसाब से ग्लास बनेगा। ओके, चलो, तो प्राइस किसकी देखनी है? पक्का? डिमांड किसकी देखनी है? इफ प्राइस ऑफ ग्लासेस राइजेस, पहले तो पेन छोड़ दो, बुक को बंद कर दो, ताकि आप यहां ध्यान दो, इस टॉपिक पे ध्यान दो पूरा। ठीक है? अगर ग्लासेस की प्राइस राइज हो जाए, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड ऑफ फ्रेम? क्यों कम हो जाएगा ना? मतलब अगर ग्लासेस महंगे हुए ना तो हम ग्लास पकड़ पकड़ के चलेंगे, क्योंकि अब हम फ्रेम तो लेंगे नहीं। किसकी अलग कंडीशन है? क्या कंडीशन अलग होगा, बताओ मुझे। फ्रेम है ही नहीं, किधर है फ्रेम? अभी तो हम लेने गए हैं।
क्या कंडीशन ने डाला? अभी लेने गए तो अभी के अभी चाहिए ना। अगर हम टमाटोज लेने गए तो टमाटोज अभी के अभी चाहिए। अगर हम डिमांड कर रहे हैं मतलब हमें अभी चाहिए ना। हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें ग्लासेस चाहिए तो हमें अभी चाहिए। तो अब मुझे बताओ कि अगर अभी ग्लास में तो आप क्या चाहते हो कि हम अभी ग्लास ले ले? नहीं, अभी महंगे है ग्लास तो अभी ग्लास नहीं ले, अभी हम फ्रेम ले ले, फिर थोड़े टाइम के बाद ग्लास लेंगे जब ग्लास सस्ते हो जाएंगे। नहीं, नो। सो वी आर डिमांडिंग एंटायर स्पेक्स राइट नाउ ओनली। हम अभी ही स्पेक्टिकल्स डिमांड कर रहे हैं और जब हम लेने गए तब हमें समझ में आया कि ग्लासेस महंगे हो गए। तो अब हम क्या करें फ्रेम के साथ? फ्रेम ले, नहीं ले, ज्यादा ले, कम ले, क्या करें? लेना ही पड़ेगा। यानी कि देर विल नॉट बी एनी चेंज इन द डिमांड ऑफ फ्रेम। हाँ, यहां क्या हो सकता है पता है? कि हम सस्ती फ्रेम ले क्योंकि ग्लासेस पे ज्यादा खर्चा हो गया। कैन यू सी? ग्लासेस महंगे हो गए ना। क्योंकि ग्लास महंगे हो गए तो हम ये कर सकते हैं कि हम फ्रेम सस्ती ले। बट क्या हम फ्रेम की प्राइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम तो फ्रेम की डिमांड की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं। तो क्या नंबर ऑफ फ्रेम्स कम हो जाएगी? नहीं, this won't change, it will remain the same. So there won't be any change in the quantity demanded of frame. समझ लो पक्का? सो ग्लासेस का अगर प्राइस राइज हो जाए तो हम डिमांड में फ्रेम की कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि ग्लासेस सस्ते हो गए तो हम फ्रेम के बिना चलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। मुझे बताओ अगर ग्लासेस का प्राइस कम हो जाए तो क्या करोगे? सेम ही रहेगा ना। ग्लासेस सस्ते हो जाएंगे तो फ्रेम ज्यादा लेके करोगे क्या? एक टाइम पे तो एक ही पहननी है। हाँ, महंगी फ्रेम ले सकते हैं बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ द फ्रेम ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द फ्रेम। इट रिमेन्स द सेम बिकॉज इट्स फिक्स्ड प्रपोर्शन है। हम उस प्रपोर्शन को, हम उस कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? So under perfect complementary, there is no change in quantity demanded. The quantity demanded remains the same. Clear? कितने डिटरमिनेंट्स हुए अब तक हमारे? कितने फैक्टर्स हुए अब तक हमारे? 2। प्राइस ऑफ गुड कंसर्न, income of consumer and price of related goods. Under price of related goods we did 4 types: substitute, complementary, perfect substitute, perfect complementary. These 3 factors are very important from CA foundation perspective. ओके बाकी और डिटर्मिनेंट्स है बट हम उसको डिटेल में नहीं कर रहे हैं। लेट्स से क्या है, फैशन है। अगर फैशन चेंज होगी तो गुड्स की डिमांड चेंज होगी। यस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ तो गुड्स की डिमांड चेंज होगी। अगर तुम्हारे टेस्ट चेंज हो गए, तुम्हारे प्रेफरेंस चेंज हो गए तो तुम उस गुड्स को डिमांड कम करोगे, ज्यादा करोगे। फैशन, आज कोई फैशन है न्यूड कलर्स पहनने की, अब अचानक से लोग ब्राइट कलर्स पहनने लगे तो हम ब्राइट कलर्स डिमांड करेंगे। आज फैशन है स्ट्रेट फिट जीन्स पहनने की, नेक्स्ट 6 महीने के बाद लोग बेल बॉटम पहनने लगेंगे तो हम उसको डिमांड करने लगेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रही हूं मैं? इफ फैशन चेंजेस द डिमांड ऑफ कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस। देन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, अगर तुम्हारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ा तो गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा। अगर तुम्हारी कंट्री में पॉपुलेशन कम हुआ तो गुड्स का डिमांड भी कम होगा। कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो मैटर्स, यानी कि तुम्हारी इकोनॉमी में कौन से लोग ज्यादा है, किड्स ज्यादा है, यंग पीपल ज्यादा है या ओल्ड पीपल ज्यादा है। इफ योर कंट्री हैज किड्स मोर, चिल्ड्रन मोर, तो बेबी टॉयज, बेबी फूड, बेबी क्लोथ्स, इनकी डिमांड ज्यादा होगी। इफ योर कंट्री हैज ओल्ड पीपल मोर तो मेडिसिन, स्पेक्टिकल्स, स्टिक्स, इनकी डिमांड ज्यादा होगी। इफ योर कंट्री हैज यूथ मोर तो फैशनेबल चीजों की डिमांड ज्यादा होगी बिकॉज यूथ यूजेस मोर फैशनेबल प्रोडक्ट्स। वेदर कंडीशन, तुम्हारी कंट्री में वेदर कंडीशन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट गुड्स का डिमांड चेंज होगा। अभी फिलहाल मानसून है तो रेन कोट, अम्ब्रेलाज, इनकी डिमांड ज्यादा है। इफ वेदर चेंजेस फ्रॉम मानसून टू विंटर तो विंटर क्लोथ्स की डिमांड आने लगेगी।
करेक्ट. सो ये सारे फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से गुड्स की डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं. इनको हम सिर्फ वन टाइम रीडिंग करेंगे फ्रॉम टेक्स्ट बुक. इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जो फर्स्ट 3 है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? श्योर? लिखिए. अब आपने हेडिंग दिया, मैं जैसे बोल रही हूँ ना वैसे ही लिखना, मेरे साथ रहना. हाँ, आगे आगे मत लिखना बिकॉज मैं और एक्सप्लेनेशन लिखा रही हूँ अंदर, इसलिए. डिटर्मिनेंट्स हेडिंग दिया है, दे दो. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ओके, मेरे को ना एक प्रॉब्लम है कि जब मैं डिक्टेट करती हूँ ना तो मैं कभी कभी गलत डिक्टेट करती हूँ. सो व्हेन यू राइट, नो यू प्लीज फोकस व्हाट आर यू राइटिंग. अगर गलत लिख दिया तो करेक्शंस होंगे ना, इसलिए बता रही हूँ मैं. ठीक है, जिंदा रहो, प्रेजेंट रहो. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. First point, price of good concern. Can you see how I have used colors? I expect you to use colors this way so that you can revise easily. Price of good concern. Okay, now आपको ये जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम वैसे समझ रहा है तो वैसे लिख दो, या आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. मुझे एट दी एंड चाहिए क्या, मुझे ये पॉइंट चाहिए, ये रिलेशन दिखाना है और आपको ये इनवर्स लिखना है. Other than that, you can write whatever you want in your notebook. ध्यान दो, this is CA Foundation, this is professional exam. It is completely fine. Rather, it is advisable to make the notes in your own way because तुमको पढ़ना है इसमें से. If you cannot write in English or in any other language, you write in whatever language you understand. But write down the explanation. Done? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हेडिंग दो. पहले मैं रिलेटेड गुड्स की डेफिनेशन लिखवा रही हूँ. जस्ट गिव हेडिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स की डेफिनेशन लिखेंगे पहले. शैल आई स्टार्ट डिक्टेटिंग? ओके. व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, when price of one commodity affects the demand of another commodity, when price of one commodity affects the demand of another commodity, then they are said to be substitute goods. Then they are said to be substitute goods. They are said to be related goods. हाँ, तो related goods ना, क्यों substitute लिखा? जिंदा हो? When price of one commodity affects the demand of another commodity, then they are said to be related goods. चलो, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स को और कुछ भी बोला जाता है, पता है तुमको? देर आर ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटिंग गुड्स. ऐसे गुड्स जो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. 7 अप, स्प्राइट, थम्स अप, पेप्सी, दे आर कंपीटिंग गुड्स. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम कंपीटिंग गुड्स भी बोलते हैं. डैश करके लिखो. मैं पूरा सेंटेंस में नहीं लिखा रही हूँ, तुमको समझेगा वैसे लिखा रही हूँ, बट नॉट लाइक प्रॉपर सेंटेंस में. सिंपल लिखेंगे, वन कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अनदर. चलेगा ना? ओके. सब्स्टिट्यूट गुड्स डैश करके लिखो. वन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर. नहीं चलेगा, मेरे को नहीं चलेगा, सॉरी. किसका डेफिनेशन? रिलेटेड गुड्स का डेफिनेशन लिखा आपने? हाँ, तो अभी क्या लिखना है आपको?
मैं डिक्टेट करूं फिर से? रिलेटेड गुड्स का डेफिनेशन डिक्टेट करूं? नो. सो फर्स्ट राइट सब्स्टिट्यूट गुड्स हेडिंग. डैश करके लिखो. वन कैन बी यूज्ड in place of another to satisfy same want. One can be used in place of another to satisfy same or similar want. Okay, now you will be writing this exactly the way I have written. Okay, ये. और अगर तुमको याद नहीं रहे जीसी क्या है आरजी क्या है तो फुल फॉर्म लिख दो. गुड कंसर्न रिलेटेड गुड्स. एग्जाम आते आते पूछोगे कि ये जीसी क्या होता है. हाँ, तो गुड कंसर्न और रिलेटेड गुड्स. डोंट राइट कॉम्प्लीमेंट्री. बिफोर दैट आई हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट. ओके, अभी फिलहाल सिर्फ सब्स्टिट्यूट लिखो. बोलो एक्सप्लेनेशन. नहीं बोलू. If the price of substitute good increases, if देख के लिखना करेक्ट लिख रहे हो कि नहीं. If the price of substitute good increases, comma, consumer of substitute goods, consumer of substitute goods shifts towards the good concern. Shifts towards the good concern. So there will be more demand. So there will be more demand of good concern at same price. So there will be more demand of good concern at same price. Correct likha? Yes. If price of substitute good increases, consumer will shift to good concern. So there will be more demand of good concern at same price. Clear? Chalo. Heading the complementary. डैश करके लिखो. टू गुड्स टू बी यूज टुगेदर. टू गुड्स टू बी यूज टुगेदर टू satisfy single want. Two goods to be used together to satisfy single want. समझ जाओगे ना. देयर इज नो नीड टू राइट द एक्सप्लेनेशन, राइट? ओके. थर्ड, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. डैश करके लिखो. आइडेंटिकल और होमोजीनियस. Identical or homogeneous. That is exactly same in shape, size, color, everything. That is exactly same in shape, size, color, everything. In shape, size, color, एवरीथिंग. नेक्स्ट लाइन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखो. प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट. प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट. और ये कितना भी फनी लगे, कितना भी बकवास लगे, ऐसे ही बना के लिखोगे. सो दैट यू रिमेंबर कि मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था.
ये चीज का इंपॉर्टेंस जब हम इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तब तुमको समझेगा कि ये कॉन्सेप्ट समझना कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे ही बना के लिखोगे। डन। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इफ प्राइस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, if price of perfect substitute good increases, जिंदा रहना, then if price of perfect substitute good increases, then please change the color and write all consumers. All word is very important. Price, I repeat, when price of perfect substitute good increases, then all the consumers of perfect substitute good, all the consumers of perfect substitute good will shift towards the good concern, will shift towards the good concern. बराबर है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, बिफोर दैट नो, इफ यू वांट टू राइट, आप ऐसे लिख सकते हो कि सब्स्टिट्यूट्स, पहले देख लो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट और दूसरे होते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट में आप ऐसे लिख सकते हो, एग्जाम्पल टी कॉफी, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो आइडेंटिकल और एग्जैक्टली सेम। लिखना है ऐसा, इट इज ऑप्शनल। इफ यू वांट टू राइट यू राइट इट, इफ यू डोंट वांट टू राइट यू डोंट राइट इट। नहीं, थैंक यू। ठीक है, सब्स्टिट्यूट दो टाइप के होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट में यू मे राइट एग्जाम्पल टी कॉफी, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर द वन विच आर आइडेंटिकल और एग्जैक्टली सेम। मार्जिन वगैरह में ऊपर कहीं पे भी लिखना है, ऐसे आदत डाल दो ऐसी चीजों को हाईलाइट करके लिखने की। ओके, ऑब्जेक्टिव पेपर है, यही चीजें काम आएगी। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, डैश करके लिखो, दिया ना हेडिंग। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, फिक्स्ड प्रपोर्शन, डैश करके लिखो, फिक्स्ड प्रपोर्शन। Only one combination is possible. Only one combination is possible. एक बार देख लिया हमने क्या क्या किया आज। हमने पहले डिमांड का मतलब किया। डिमांड इज डिजायर backed by ability to pay and willingness to spend. The commodity should have some price and at a given period of time. इस लाइन की इंपॉर्टेंस हमने समझी कि विदाउट दिस डिमांड का डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। ओके, सो देयर हैज टू बी अ प्राइस टू कमोडिटी एंड द कमोडिटी शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सेल। हमने ये भी समझा कि डिमांड इज अ रिलेटिव टर्म, डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। हम जब भी बात करेंगे हम एक आइसोलेटेड डिमांड की बात नहीं करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिमांड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट। फिर हमने डिटर्मिनेंट्स किए। तुमको ये समझा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब क्या होता है? ऐसे फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से हमारे डिमांड में चेंजेस आते हैं। हमने देखा हमारी डिमांड कैसे चेंज हो रही है, किसकी वजह से? इन फैक्टर्स की वजह से। कौन सा फैक्टर? फर्स्ट, प्राइस ऑफ गुड कंसर्न, कि अगर गुड कंसर्न की प्राइस राइज हो गई तो हमारी डिमांड फॉल हो जाएगी, और अगर प्राइस फॉल हो गई तो डिमांड राइज हो जाएगी। There is inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. I repeat, of a commodity बोल रही हूँ मैं, यानी कि हम अभी यहाँ पे एक ही commodity की बात कर रहे हैं। प्राइस ऑफ गुड कंसर्न बोल रही हूँ, यानी कि हम जो गुड्स लेने गए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उसी की प्राइस देख रहे हैं और डिमांड भी उसी की ही देख रहे हैं। अनलाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जहाँ पे हम दो अलग अलग commodity की बात करते हैं। करेक्ट। सेकेंड, इनकम ऑफ कंज्यूमर।
अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर हमारी इनकम कम हो गई तो डिमांड भी कम होगी, यानी कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। फिर हमने किया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंजेस आए तो हमारी डिमांड में कैसे चेंज आता है। सब्स्टिट्यूट गोज इन द सेम डायरेक्शन, कैसे याद रखेंगे हम, एस एस सब्स्टिट्यूट सेम डायरेक्शन, ऐसे ही याद रखेंगे। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि जहां पे हम हमारे एग्जाम्पल में जाएं फिर हम सोचे क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें ये सब याद रखना पड़ेगा। दैट सब्स्टिट्यूट हैज सेम डायरेक्शन, उसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड सेम डायरेक्शन में जाता है। When it comes to complementary, it goes in the opposite direction. That if price of one rises, other falls, and if price of one falls, other rises. Price of substitute goods, हमने बहुत सोचने के बाद हम इस पे आए कि ये गुड्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। दो अलग अलग गुड्स फिर भी एग्जैक्टली सेम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से हमने यहाँ पे एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया एंड वी फाउंड आउट दैट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज इनफाइनाइट चेंज बिकॉज ऑल द कंज्यूमर शिफ्ट्स हियर, because it is perfect substitute and not close substitute. Under close substitute only few consumers shifts, under perfect substitute all the consumers will shift, so there is infinite change. Perfect complementary, because there is only one combination possible, यहाँ पे changes नहीं होते, क्योंकि change कर ही नहीं सकते, combination ही नहीं change कर सकते, वरना हमारी bond satisfy नहीं होती। बाकी के तो तुम SYJC में पढ़ के आए हो। Am I clear with this? आज हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ाई किया है, बहुत थोड़ा सा। जा रहे हो कहीं पे? नहीं, कर लो आप अपना, मैं तो बोलती रहूंगी। हाँ, हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ाई किया है और उसमें भी कुछ हेवी नहीं किया है, सिर्फ दो टाइप जो नए थे, जो तुमने शायद नहीं सुने थे पहले, हमने सिर्फ वही किया है। बिलीव मी, इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम विद गुड मार्क्स, यू हैव टू हैव रेगुलर स्टडी। ऐसा नहीं कि एग्जाम आने के एक महीने पहले पढ़े। तुम सब जनवरी पीपल ना, दिसंबर में बुक्स खोलोगे ना तो तारे जमीन पर दिखेंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। एवरी डे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ही होगा। यू नो द साइज ऑफ द बुक ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट, ऐसी बड़े। तुम्हारे पास मॉड्यूल नहीं आई है, बट इफ यू कैन सी ही हैज अ मॉड्यूल एंड कैन यू सी हाउ बिग इट इज, ऑल द सब्जेक्ट हैज दिस सिमिलर लेंथ, दिस सिमिलर नंबर ऑफ पेजेस। ओके, मैं ये चाहती हूँ कि आज मैंने जो पढ़ाया है वो आप आज ही घर पे जाके हमारे क्लास की जो बुक है उसमें से पढ़ लो। ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, 1 टाइम रीडिंग मांग रही हूँ, हो सकता है इतना। इफ यू फील कि मुझे मॉड्यूल से पढ़ना है, आई एम ओके विद दैट ऑल्सो। स्टिक टू एनी वन बुक एंड रीड फ्रॉम दैट बुक। क्यों बोल रही हूँ पता है? क्योंकि हमने जो किया है, हमने जो बुक में लिखा है ना, वो हमने इस हिसाब से लिखा है, हमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने, हमें जो याद रहे उस हिसाब से। ओके, इफ यू फील कि अरे मॉड्यूल में ये लाइन है ना, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है, इंक्लूड इट इन योर नोट्स। इफ यू फील कि नहीं ये भी याद रखना जरूरी है, मैंने सब कुछ कवर किया है, बट तुमको अगर कभी ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड इन योर नोट्स, सो दैट व्हेन एग्जाम इज देयर, उसके 1 महीने पहले तुम्हें सिर्फ तुम्हारी नोटबुक से ही पढ़ने की जरूरत पड़े, फिर तुम्हें मॉड्यूल वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 टाइम मॉड्यूल रीडिंग इज कंपलसरी, 2nd टाइम तुम्हारी मर्जी है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, बट उस 1 टाइम में तुम्हारे नोट्स इतने स्ट्रांग बना लो कि तुम्हें और किसी चीज पे जाने का जरूरत ना पड़े। क्लियर? Sure. When we will meet in the next class, I'll be asking questions on this topic. If you will not be able to give me the answer, you may have to write it 5 times, 10 times, 15 times based on my mood. Clear? तुमको समझा आज जो पढ़ा हमने? पक्का? Thank you so much. Have a great day ahead and take care of yourself. Okay? Abhinav, Pratik, any doubt? For this chapter, somewhere around 15 marks का, because एग्जाम में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का ही आएगा। आई कैन नॉट गिव यू एनी गारंटी, बट समवेयर इतना आता है। ओके, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।